Sure. So today we'll start with our lecture one, that is on area under the curve. So definite integration ka this is one of the applications of definite integration where we study what is the geometrical meaning of the definite the integration part. जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो ज्योमेट्रिकल मतलब होता है वो होता है हम स्लोप निकालते हैं किसी भी कर्व का। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एग्जैक्टली exactly उसका मतलब क्या होता है। सो विल ट्राई टू सी व्हाट डज एरिया मीन। अब कोई भी हमें कर्व दिया हुआ है, से y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक कर्व है और वो कर्व को जब मैं स्केच करता हूं ऐसे तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कर्व है और मैंने दो ऑर्डिनेट्स ले लिए x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। दो ऑर्डिनेट्स ले लिए x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी। अब मुझे इन कर्व का एरिया निकालना, तो हमने एक इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये आप देख रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप जिसकी विड्थ छोटी सी dx है और हाइट y है, ठीक है। अब जब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास dx इंटू वाई इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब हम इसी तरह सारे इसको वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें और उन सब का एरिया निकालेंगे ऐड करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। किसके बीच, ये दो लाइंस जो बाउंड कर रही और ये कर्व। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये जो कर्व है ये दो लाइंस जो बाउंड्री बना रहे हैं इनके बीच। तो अगर हम इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को डिवाइड करते जाएंगे विड्थ ऐसे लेके, इक्वल विड्थ, सबकी विड्थ dx ले लेंगे, हाइट में कीप वेरिंग, उससे कुछ नहीं है, एट डिफरेंट पॉइंट, और उन सारे एरियाज को आप ऐड कर दोगे। ये जितने भी मैंने स्ट्रिप ली हैं इस तरह की, सबकी विड्थ मैं dx मानता हूं, तो dx इंटू वाई करूंगा तो हर रेक्टेंगुलर का आएगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल एरिया मेरे को निकालना है। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कर्व को अंडर डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b, यू आर इंटीग्रेटिंग द कर्व a से लेके b तक, देन व्हाट डू यू फाइंड, यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट कर्व। आप उस कर्व का एरिया निकालते हैं, उस कर्व का आप क्या निकालते हैं, एरिया। तो आप ये प्रैक्टिकली समझिए कि हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके, जब आपने वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, dx हो गई, हाइट क्या हो गई, y हो गई। तो किसी भी एक छोटी सी रेक्टेंगुलर अगर मैं स्ट्रिप देखूंगा तो उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया में dA मानता हूं, तो वो dA क्या होगा, y इंटू dx। एरिया जो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का होगा वो y इंटू dx, y क्या है, हाइट, और ये ब्रेड, ये आपका एरिया है। लेकिन ऐसी कितनी है, जितनी भी हम बनाएंगे उन सब को ऐड करते जाएंगे। तो मतलब अगर मैं समेशन डी करूंगा सारे एरियाज का, तो ये सारा जो मेरा ब्लू पोर्शन है शेडेड एरिया आ जाएगा। तो अगर मुझे एरिया निकालना है किसके बीच, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, और दो लाइंस के बीच, मतलब ये दो लाइंस बाउंड कर रही हैं, क्योंकि अदरवाइज तो एरिया अनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो चलता जाएगा फिर तो हमारा एरिया। अगर ये कर्व दोनों तरफ पूरी एक्सटेंड कर रही है तो अब तो एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमको निकालना है भाई ये पर्टिकुलर इसके बीच एरिया क्या है। तो एरिया जो होगा वो बेसिकली इसका सम होगा। तो जो एरिया आएगा दैट एरिया विल बी नथिंग, ए से लेके बी तक डी ए, और डी ए क्या हुआ, डी ए इज बेसिकली वाई डी एक्स। तो जब आप एरिया निकालते हैं किसी भी कर्व का अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आप ये वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लीजिए और y एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे तो ये y dx। सो दिस इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो जब हमें कोई कर्व दी है
और हमसे बोला गया कि भाई उसका एरिया बताइए, तो ये उसका एरिया होगा। As we'll go through this chapter, now this year due to COVID, some portion is deleted, जो important होता था थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन फिर भी हमें एक सर्कल, एक पैराबोला, एक एलिप्स, एक हाइपरबोला, इनके कर्व्स की ट्रेसिंग आएगी, क्योंकि सिंगल कर्व्स के एरिया तो है, हाँ इनके साथ के एरिया नहीं है, बिटवीन ए पैराबोला एंड ए सर्कल, वो डिलीट हो गया। तो हम सब्सिक्वेंटली इनकी स्केचिंग भी देखेंगे, जनरल कर्व्स के, एंड एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस एंड द लाइन। तो ये हमने वर्टिकली लिया, ये एरिया हम हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लेके निकाला वैसे ही एरिया निकालेगा, इट कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब आप इस फिगर में देखो, वैसे ही कर्व है, लेकिन कर्व मैंने x इक्वल टू जी वाई, ये x इक्वल टू जी वाई कर्व है, और हमने यहाँ क्या किया, हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दी है। तो अब रेक्टेंगल की विड्थ dy हो गई और ये x हो गया, और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। क्या मतलब है, जो आपने यहाँ पे एरिया लिखा था, इस एरिया को हम ले चलते हैं, क्या बन जाएगा वहां ना। अब हम बात करते हैं कि भाई एरिया बाउंडेड बाय क्या, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहां से हम इसको थोड़ा सा चेंज करने लग जाते हैं लैंग्वेज को, कि क्या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसको हम ले लेते हैं x इक्वल टू fx ना लिख के क्या हो जाएगा बच्चे, gy, मतलब x y के टर्म में है, x एक्सिस के जगह आपका आ गया y एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ये दोनों लाइंस, इसके बीच अपने को एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया अगेन dy इंटू एक्स होगा। तो जो छोटा सा एरिया हम निकालेंगे एक स्ट्रिप का dA, वो क्या होगा, dy x इंटू dy। तो जब हम टोटल एरिया निकालेंगे a टू b dA, ये जो एरिया होगा वो मेरे बच्चे होगा a टू b। कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो a टू b, तो ये आएगा a से लेके b तक, ये dA नहीं है, ये dA आएगा ना dy के, ये हो जाएगा x dy। तो जब y एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो x dy आता है, और जब x एक्सिस के चलो y dx। उस केस में देखो यहाँ y एक्सिस, ऑर्डिनेट्स और ये है। तो ये बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ एनी कर्व। अब इसका फायदा क्या है, जो आपको छोटी क्लासेस में मेंसुरेशन में पढ़ाया गया 10th तक, वो क्या पढ़ाया गया कि भाई एक सिलेंडर का एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एक सर्कल का एरिया क्या है, एंड सो ऑन। लेकिन आपको कोई भी कर्व दे दूं, कोई भी कर्व, एरिया तो वो भी बाउंड करेगी ना, क्यूबिक कर्व हो सकती है, ठीक है, इवन पैराबोलाज हो सकते हैं, हाइपरबोलाज हो सकते हैं, तो इन सब का भी एरिया होता है। पर हम वहां पर फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम विदाउट फॉर्मूला किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर आपको याद हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, आपको याद होगा कि ऐसे 11th में डिलीटेड है, पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो तो सर्कल की इक्वेशन और टेंजेंट के लिए हम सर्कल या पैराबोला के लिए टेंजेंट निकालते हैं, तो वहां फॉर्मूला होता है। लेकिन कैलकुलस से हमें क्या फायदा हुआ कि अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी मैं किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट निकाल दूंगा। आपने पढ़ा ना y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जब एप्लीकेशन किया था, तो हम किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर वो कर्व और पॉइंट दिया। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कर्व और पॉइंट चाहिए। इसी तरह इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी कर्व हो, हम उसका एरिया बाउंडेड बाय टू लाइंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। मुझे कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं चाहिए उस कर्व को एरिया निकालने के लिए।
तो जब भी हम डेफिनेट में इंटीग्रेट करते हैं तो जो आउटपुट आता है, जो आप इतनी देर से निकाल रहे हैं, वो क्या आता है? वो आता है एरिया बाउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, बिटवीन दिस टू लिमिट्स ए एंड बी, एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये ऐसे, और यहाँ पे इन्होंने सी और डी दे रखा है, तो इसको मैं सी और डी कर देता हूँ पॉइंट्स, दैट डजंट, ठीक है ना, ये पॉइंट सी और डी हो जाए। ठीक, तो बाउंडेड बाय y इक्वल टू सी कर देता हूँ इधर, एंड y इक्वल टू डी कर देते हैं। आया समझ में? और ये ऑर्डिनेट्स की जगह अब एब्सिस आ जाएगा, ये ऑर्डिनेट्स हट जाएगा और ये एब्सिस आ जाएगा, एब्सिसे बोल देंगे। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के अलोंग हमने स्ट्रिप्स बनाई है, तो ये दो एब्सिसे हो गए। प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस तो इंग्लिश है वैसे भी, मैं अपने स्ट्रिप्स हटा देता हूँ। So previous और ये वाला फिगर ये। So you can note this is the very simple formula to find the formula. इसको नोट कर लो। एब्सिसा की स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत हो गई है, उसको मैं सही कर देता हूं। S हाँ, ABSC से ABSCI SS। अब इसके ऊपर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, राइट। इनके ऊपर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम वो कर्व्स लेते हैं और जैसे जैसे कर्व्स आएंगे हम उनकी स्केचिंग भी करते जाएंगे साथ साथ, राइट। अब इसमें एक कर्व का कंडीशन और कर लेते हैं। अगर कर्व्स ऐसी हो, देखो आप इन कर्व्स में क्या है, इन कर्व्स में पोर्शन इधर पूरा बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इस कर्व का एरिया जो होगा बच्चे, एरिया हमेशा साइंड होता है, तो ए टू बी वाई dx करेंगे। ठीक है, और एरिया जो भी होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसकी हम वैल्यू मॉड में लेंगे। ठीक है ना, ये एरिया साइंड है, तो जो भी ये वैल्यू आती है, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको हम मॉड में ले लेंगे। बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, दिस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। जब आप ये वैल्यू कंप्यूट करोगे तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आएगी। क्या नजर आएगी? ये वैल्यू नेगेटिव। तो इस केस में आपको क्या करना है कि इस वैल्यू में हमें मॉड ले लेना है। क्या लेना है? मॉड। तो y तो fx है, तो ये हम मॉड ले लेंगे। मॉड क्यों लिया? क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका एरिया आपका नेगेटिव निकलेगा, तो इसीलिए हमें मॉड ले लेना है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो इस केस में जब हम एरिया निकालेंगे तो मॉड A1, इसकी वैल्यू A1 है प्लस A2 आएगा। आपको ध्यान रखना, हो सकता है कि A1 -2 आए और ये 5 आए, नेट एरिया आपका पॉजिटिव आए, लेकिन आंसर तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये पोर्शन पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। मतलब जब आप डेफिनेट में वैल्यूज निकालते हो पेपर नेगेटिव भी आ जाती है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी।
जैसे हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू एरिया में कंप्यूटेड नेगेटिव है उसमें हमें मॉड ले लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि फिगर इधर A1 है, इधर A2 एरिया बताया गया, तो इसके आगे मैं मॉड लगा के आंसर लूंगा प्लस A2। गॉट इट? सो इन केस द वैल्यू लाइज बिलो x एक्सिस एंड यू आर इंटीग्रेटिंग अलोंग x एक्सिस देन साइन। इसी तरह जब आप y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे और कोई पोर्शन जैसे अब हम x एक्सिस के अलोंग है, इसके बिलो आ गया, ये इधर नेगेटिव में, तो उस केस में वो नेगेटिव उस तरफ चला जाएगा, तो ये हम साइन एरिया लेंगे। इज इट क्लियर? देख लो अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। कोई डाउट हो तो आप बताओ। राधा पूछ रही है सेकंड की लिमिट क्या होगी, ठीक है ना? तो अगर हम इसकी लिमिट की बात करें राधा, तो यहाँ पे a और b दिया है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा c, 0, ठीक है? ये c, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया जो जाएगा वो a से लेके c तक जाएगा और प्लस c से लेके b तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्व तो वही y dx होगी और यहाँ पे भी y dx होगी, और वैसे y क्या हो गया fx, ठीक है ना? तो अगर तुम देखो a टू c में मैं y dx नहीं लेके माइनस fx dx कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ तो fx dx ही चलेगा c से लेके b। c से लेके b में तो कोई पंगा है ही नहीं ना। यहाँ पे मैंने एक्चुअली माइनस क्यों किया, जब आप मॉड लोगे तो मॉड में जो वैल्यू आती है, इसको भी हम मॉड फंक्शन में भी ले लेंगे, एक ही बात है। जो इंटीग्रेट हमें इसको मॉड लेना है एरिया को कैलकुलेट, ठीक है ना? इवन आप पूरे को भी कर लोगे तो भी एक ही बात है, यहाँ पे आप पूरे को भी मॉड ले लो तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो फिर आप y dx लिख लो, फिर हमने इसको साइन कर दिया। दोनों वेज में एक ही बात आनी है कि हम जो इसको पॉजिटिव रख रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी आप ये वाली चीज भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली a टू b को मॉड में हमने कर दिया। ये अगर आपने नहीं भी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करके पूरा मॉड लगा, या फिर जो y है उसको fx ना लिख के माइनस fx लिख दो, दैट आल्सो विल वर्क। तो अल्टीमेटली ये है, तो यहाँ मॉड a1 लगाया है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस पर मॉड ले लेंगे। लेकिन अगर आप y लिख रहे हैं तो ये भी चलेगा, दिस वे आल्सो यू कैन गिव इट, ये भी सिंबल चलेगा, फिर ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी आउटपुट लिया उसको मॉड में कर दिया। और अगर ये मॉड नहीं लगाया तो हम माइनस fx लगा सकते हो, ठीक है? माइनस fx का मतलब ये जो भी एरिया है उसमें fx को इंटीग्रेट करना था, हमने नेगेटिव साइन दे दिया क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो आप आइदर वे कर सकते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू को मॉड में आपने लेना है, ठीक है? आइए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व लाइन एंड दिस, ठीक है? तो पहले हम क्वेश्चन 1 ट्राई करते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन 1 का आप ए पार्ट देखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमें कर्व बनाना। तो कर्व है 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ये लाइन है। तो यानी कि y हम जब कर्व बनाएंगे तो 8 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। तो पहले जैसे 10th में बॉक्सेस बनाते थे, डब्बे बना लीजिए और हम कर्व को स्केच करते हैं। x को 0 डालेंगे तो 8 माइनस 0 बाई 2 y 4 आ जाएगा। फिर y को 0 डालिए तो x 8 आ जाएगा। हमको दो ही पॉइंट चाहिए लाइन के लिए, यहाँ सिंगल कर्व है, वी जस्ट हैव अ सिंगल कर्व। तो अब हम इसको जब स्केच करेंगे बच्चे, ये हमारे रफ स्केच होगी। अब हमको जो लाइन है x04 और ये 80, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मान लो ये 80 हो गया और ये 04 हो गया। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये है।
तो इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, ये पॉइंट हमने बना दिया। अब हमको निकालना एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस ये है, एंड द लाइंस x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये दो लाइन, ये x इक्वल टू 2 हो गया और ये x इक्वल टू 4। तो हमको जो एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, यानी कि ये लाइन है 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, एंड लाइंस x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4, यानी कि मेरे को ये एरिया निकालना है। दिस इज द एरिया आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड, ठीक है, इसको सी डी ई एफ। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो शेडेड एरिया है, जो मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए that is equal to shaded region. बुक्स में प्रेजेंटेशन के तौर पे बेटा, फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन व्हाट दे विल शो यू कि हमने एक ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ठीक है ना, जिसकी लेंथ dx है और ये y है। तो एरिया जो होता है आपको पता है इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एरिया हो जाएगा a टू b, एरिया विल बी 2 से लेके 4 तक y और dx। तो एरिया हो गया 2 से लेके 4 y, अब y देखो क्या है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स बाई 2 और dx, ये एरिया आ जाए। तो एरिया विल बी इक्वल टू 2 से लेके 4, इसको अलग करेंगे तो 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो ये जो एरिया कैलकुलेट होगा वो होगा 4x इसका इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। एक्स स्क्वायर बाई 4 कैसे आया, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट क्या है 2 से लेके 4। तो एरिया आ जाएगा अपर लिमिट 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 4। तो देखो एरिया कितना आता है 16 माइनस 4, एकदम ठीक, 8 माइनस 1, 4 बाई 4 यही होगा। तो एरिया आना चाहिए 12 माइनस 7, यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी विल गेट एरिया। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल गेट एज एरिया। So see, this is a trapezium. If you apply the formula for trapezium, what is the area of trapezium? Half h into a plus b. h हो गया cd, 2 आएगा, तो हाफ इंटू 2 कट गया, a प्लस बी दोनों जो बाकी पैरेलल साइड्स है उनका सम। अब जब x2 होगा, देखो x की वैल्यू 2 है, तो जब x2 होगा 8 माइनस 2 6 बाई 2, ये 3 आ रहा होगा, मेरे फिगर थोड़ा वैसा बन गया। और जब x4 होगा 8 माइनस 4 4, ये 2 आ रहा है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है हाफ h इंटू a प्लस b, h है 2, हाफ इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 5, वही हमारा एरिया है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं बी पार्ट, फाइंड। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, दिख रहा होगा क्वेश्चन।
तो हल्का सा और बड़ा कर लेते हैं बस. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. सबको विजिबल है? यस. सो नाउ फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन. लाइन ले लेते हैं 5x minus 2y plus 7. ठीक है. अब y एक्सिस बोल रहा है कि x एक्सिस? x एक्सिस बोल रहा है और लाइंस ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 और वो देगा. ठीक है ना. ठीक है. अब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस x एक्सिस और ये. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो सेम है. तो x एक्सिस के अलोंग हमको ये करना है इंटीग्रेट. तो इसको x एक्सिस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम दोनों केस में यहाँ कंसीडर अभी कर भी लूंगा. y एक्सिस वाला भी करा दूंगा तुम्हें. x और y. x को 0 डालते हैं गाइस. 3.5 देख लो. y यही आएगा ना. x को 0 पुट करोगे ना. y देखो 5x plus 7 is बराबर 2y. तो which implies 5x plus 7 by 2 is बराबर y is equal to y. Now if you see this, what is the value of y? तो x को 0 डाला है. y को 0 डालेंगे तो x आ जाएगा -7/5. देखना -7/5. तो -7/5 भी करेंगे 1.4 आ जाएगा. ठीक है. Now let me draw a rough sketch of this curve. ये रफ स्केच है. x को 0 डालते हैं तो y 3.5. तो यानी कि यहां कहीं आ गया. से फॉर एग्जांपल 0,3.5. और ये y को x को 0 सॉरी ये गलती है. y को जब 0 डालेंगे तो x आएगा -7/5. तो x -7/5 जो आ रहा है वो रफली इधर आ रहा है. ऐसे आ रहा है यहाँ पे. तो इन दोनों लाइंस को हम जोड़ देंगे. दैट इज व्हाट दिस लाइन शुड एक्सटेंड. ये लाइन ऐसे जाएगी. हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द लाइन x इक्वल टू 2nx. तो फिगर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं. मेरा ये बॉक्स बना है ना इसको तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया. हमारा ये बॉक्स थोड़ा हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर की तरफ और इधर कोई आपको दिख ही रहा होगा. मेरे पर्पस वो है कि ये जो पॉइंट है ये -1.4 है ना. 7/5 है. 1.2 -1.2 कॉमा 0. इसको आप एक्सटेंड कर दो. अब जो क्वेश्चन है ये लाइन एंड x इक्वल टू 2. ये मान लेते हैं x इक्वल टू 2 हो जाएगा. x इक्वल टू 2 और दूसरा दिया x इक्वल टू 8. रफली मान लेते हैं x इक्वल टू 8. ऐसे फिगर है अप्रोक्सीमेट बनाना है. x इक्वल टू 8. 2 4 6 8. ये एरिया निकालना. तो इसको हम a ले लेते हैं. इसको हम b ले लेते हैं. इसको हम c और ये हमको ये एरिया निकालना है. और ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 5x plus 7/2. तो हमने एक ही स्ट्रिप दिखा देनी है. जस्ट क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी देखोगे तो वो स्ट्रिप काटते हैं. ये स्ट्रिप जो है ऐसे. तो जो एरिया आएगा बच्चे. एरिया इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन. दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 से लेके 4 है ना. y और dx.
तो यानी कि 2 से लेके 4 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 5x प्लस 7/2 और dx। ये 2 तो मैं निकाल ही देता हूँ बाहर, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। इंटीग्रेट करेंगे 5x² 2 प्लस 7x आ जाएगा और 2 से लेके 4 आ जाएगा। तो हाफ, देखो अपर लिमिट 5/2 इंटू 4² आ रहा है ना, अपर लिमिट प्लस 7 इंटू 4, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो 5/2 इंटू 2² प्लस 7 इंटू, देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे बताना। तो एरिया जो आएगा वो आएगा हाफ, है ना, और कितना आएगा 16/2, 16/2 8, 40 हो गया प्लस 28 माइनस ये 2 से 2 गया 10 प्लस 14, एरिया आ जाएगा हाफ 68 माइनस 24, एरिया आ जाएगा 44/2, 22 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। देख लेते हैं कि कैलकुलेशन एरर है। ए बी जो है इनके बीच x इक्वल टू 6, तो हाफ इंटू 6 3 हो जाएगा, और 8 है तो ये 17/2 और 47/2 64/2, so 64/2 32 इंटू 6। चेक करना एरिया ठीक आया या कोई कैलकुलेशन एरर है। अच्छा अपर लिमिट मैंने गलत ली, सॉरी अपर लिमिट 8 है, सॉरी एवरीथिंग गोज रॉन्ग। हमको अच्छा ये वाली ले x 2 to 8, ओके। So upper limit is this, so you'll have 8 square, तो 64 32 ये 160 आ जाएगा प्लस 56 आ जाएगा। So what are you going to get? 216 आ रहा है ना, 64 32 और ये 56 है ना, तो 216 और वो तो ऑब्वियसली 2 to 80 है ना हमने, 2 to 80, तो 216 हो गया माइनस दिस, तो 192/2 96 आ रहा है ना, और रफली यहां से भी वही आएगा 96 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। सो द आंसर इज 96 स्क्वायर यूनिट्स। Now had this question be other way around, तो हम इसको सपोज करो यही चीज y एक्सिस x एक्सिस की जगह y एक्सिस लिख देते, तो लाइंस भी हमारे को चेंज हो जाती, तो उसमें कुछ नहीं है, we just would have got everything in terms of x dy और लिमिट्स y की यूज करनी पड़ती, ठीक है, तो दैट इज हाउ वी वुड हैव गॉन अहेड। तो अगर y एक्सिस के बजाय x एक्सिस के बजाय y एक्सिस आ जाता है तो फिर हमारा एरिया x dy हो जाता है, y dx है तो x की लिमिट्स लिख रही है, x dy है तो y की लिमिट्स लिखती है, जो भी y1 से y2 होता, तो वो लिमिट से हम निकालते हैं। तो जैसे जब x2 है तो y कितना है 10 प्लस 17/2, तो यहाँ पे आ जाता बेटा 17/2 इस क्वेश्चन, और x जब 8 है तो 47, तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसीलिए देखो 47/2 x dy, तो इससे एरिया सेम ही आएगा, एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका ये एरिया ऐसे आएगा। x क्या है, x देखो 2y माइनस 7/5, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह देते व्हाट आई मीन टू से, ये y एक्सिस लिख देते,
बस ये y एक्सिस लिख देते एंड ये x ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ये x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 8। तो अगर मुझे फिर जाना है, दैट्स माय ऑप्शन, आई कैन डू आइदर वे, कन्वीनियंस के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि उसने y एक्सिस लिख दिया तो मैं वैसे ही करूं। आई कुड हैव आल्सो डन दिस वे एंड आई कुड हैव आल्सो डन दिस वे, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे, राइट। Okay, now we can go ahead and do another question। इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। Okay, now we'll try to do the same का C part। अब आपको यहाँ पे बता दें कि जो कर्व है C पार्ट में, जो C पार्ट है हमारा, the curve is y equal to 2 root x, ठीक है। y is equal to 2 root x, x equal to 0 and x equal to 1, हमको ये निकालना है, ठीक है। so y equal to 2 root x और ये, अब हमारे को जो इसमें कर्व स्केच करना है वो पहले करना पड़ेगा, और इसके अलावा वो इसलिए कर्व स्केच करना पड़ेगा, आंसर मेरा आ जाएगा बिगर कर्व स्केच करे, क्यों, y dx एरिया होता है, तो मेरे को ऐसा तो स्केचिंग नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा आएगा कि स्केच द कर्व। तो अब आपको बता दें, थोड़ा सा रफ शुरुआत कर रहा हूं बेटा। ये कर्व होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी आपको थोड़ा हिंट हम दे रहे हैं, ये जो कर्व होती है ये होती है पैराबोला, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है, ये s उसका फोकस होता है, a कॉमा, इसको हम कहते हैं फोकस। और यहां से जो कॉर्ड पास होता है परपेंडिकुलर इसके, उसको लैटिस रेक्टम कहते हैं, आगे यूज होगा इसीलिए आपको लफली बता रहा हूं, लैटिस रेक्टम। अब ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक होती है, ये जो कर्व होती है ये सिमेट्रिक है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब आपको पता कैसे चलता है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है? वाई, एज वी रिप्लेस y by minus y, the equation of curve does not change. Curve does not change. तो अगर आप किसी भी कर्व में ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपने y की जगह माइनस वाई रखा और कर्व सेम आ गई, तो वो सिमेट्रिक होगी एक्स एक्सिस के। अब आप देखो ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर मैं इसके जगह माइनस वाई करता हूं, x को चेंज नहीं करना है, तो भी इक्वेशन यही आएगा, which means for a given value of x there are two equal identical values with respect to y, तो वो सिमेट्रिक है। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये कर्व सिमेट्रिकल है या नहीं, y एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, y को माइनस वाई रखो, सही बात। तो इसीलिए ये कर्व ऐसी सिमेट्रिकल है। दूसरा, ये कर्व इधर क्यों नहीं आ रही? अब जो ये कर्व है, नो पोर्शन ऑफ द कर्व lies to left of origin। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ऑफ ओरिजिन जब हम इधर आ जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, और अगर x नेगेटिव हो गया तो y स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा। लेफ्ट एज y स्क्वायर will not be defined, will not be, वो इमेजिनरी हो जाए, तो इसीलिए ये कर्व यहां से लेती है। और आपने कैलकुलस पढ़ा, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। कैसे पता चलेगा? देखो गाइस, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, इस कर्व का डेरिवेटिव देखो, तुम्हें नॉलेज पूरी दे रहा हूं इसीलिए समझ लो, ये आएगा। तो आप ये समझो कि 2a by y, बोलो भाई मानते हो?
इस कर्व का डेरिवेटिव ये आएगा आएगा। कर्व मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ लेती है? जहां डेरिवेटिव 0 या फेल्स टू एग्जिस्ट, एकदम ठीक। इस केस में y इक्वल टू 0 पे ये कर्व फेल टू एग्जिस्ट है। बात समझ रहे हैं? फेल टू एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो y इक्वल टू 0 इज ए कैंडिडेट फॉर मैक्सिमा या मिनिमा। बात समझ। अब y के लेफ्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, अज्यूमिंग ए इज ग्रेटर देन। और y के राइट में डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि y को 0 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डेरिवेटिव इज चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव एट y इक्वल टू 0। देयरफॉर वी हैव अ मिनिमम एट y इक्वल टू 0। तो इसीलिए कर्व यहाँ पे टर्न लेगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और y इक्वल टू 0 पे x 0 है, y को 0 डालोगे तो x 0 है। तो 0,0 जो उसका वर्टेक्स कहलाता है, जहां पे पॉइंट एक्सिस और ये मीट करते हैं, वर्टेक्स है, तो इस पॉइंट से कर्व टर्न लेते हैं। और आपने कैलकुलस से भी देख लिया कि इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कर्व दोनों तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक, देयर इज नो मैक्सिमम। तो ये कर्व ऐसे स्केच होते हैं। अब मैंने इतनी बातें क्यों बता दी, आगे भी बताऊंगा। आइए इस कर्व को अगर मैं देखूं तो ये कर्व ऐसी तो है, बोलो स्क्वायर करते। तो अगर मैं इस कर्व को बनाना है, एक मिनट, मैं ये पोर्शन बना दूंगा, लेकिन इसने रूट दे दिया, तो रूट का मतलब है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 2√x दे दिया। x की वैल्यू जब भी मैं डालूंगा रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही हो? तो ये कर्व को मैं बना के बस इतना कर दूंगा, मेरी कर्व बन गई, ये वाली कर्व। समझ में आ गया ना? तो दिस इज माय रिक्वायर्ड कर्व फ्रॉम दिस। मुझे तो खाली ऊपर वाला कर्व चाहिए। बाकी क्या दिया? x इक्वल टू 0 ये रहा, ठीक है ना? x इक्वल टू 0 तो यही है, x इक्वल टू 1 ये रहा, तो ये आपका ये हो गया y इज इक्वल टू 2√x, और ये है x इक्वल टू 1। बस सिंपल सा कर्व बन गया। तो एरिया क्या होगा? ये शेडेड पोर्शन ले लीजिए। दिखाने के लिए बच्चे समझो, एक मैं वर्टिकल स्ट्रिप डिवाइड कर देता हूं, तो ये dx और y दिखा दो बस प्रेजेंटेशन के लिए। अब एरिया जो होगा वो होगा 0 से लेके 1 y dx। एरिया में तो मुझे कर्व की स्केचिंग चाहिए ही नहीं थी, और y क्या है? 2√x dx। तो इन्हें वे आप देखो, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कर्व है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे मेंसुरेशन ऐसे, लेकिन कैलकुलस से अब मैंने इसका एरिया निकाल दिया। ये कर्व यहां से यहां तक जाएगी, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 तो बाहर, मतलब 0 से लेके 1 x रेज टू हाफ dx। तो ये क्या आएगा? x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 0 से 1, तो 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 1, ये तो 4/3 हो गया बाहर, 1 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, ये 3/2 तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो इसका आंसर है 1, तो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। मेरा मेन पर्पस था आपको इस कर्व का आइडिया देना कि ऐसे कर्व्स को हम कैसे स्केच करेंगे, मेन स्केचिंग समझाना। एरिया तो मैं आपको बता ही दिया, तो आई यूज्ड ओनली दिस कॉन्सेप्ट एंड देन आई रिमूव्ड द अदर पार्ट। ठीक है, कर लेते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, let me give you D part. That's a better parabola. Okay, I'll just tell you how to do the D part. Now, coming on to this question, D part. I'm talking about D part, guys. Now there is a curve like this. Now again the problem comes when I have to sketch, and obviously आप एरिया में sketch नहीं करोगे, नंबर काटेंगे। तो अब sketching, अब ये y स्क्वायर वाला 4x तो पैराबोला नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ और भी आ रहा है। एकदम ठीक है, ये तो ऐसा पैराबोला होता है, ये तो मैंने
किसी में एक पैराबोला होता है, ये कौन सा पैराबोला, इस जब वर्टेक्स को आप शिफ्ट कर देते हो, मतलब इस पैराबोला को यहां ले आते हो, मतलब इसका वर्टेक्स कोई h,0 होता है, तो ये पैराबोला आपका ये ऐसा बनता है। सब कुछ सेम है, जब आपने इसका पैराबोला का वर्टेक्स 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो ये राइट साइड होगा माइनस पे, तो x माइनस एच आ गई, और अगर h नेगेटिव है मतलब x प्लस 1 होता तो पीछे से शुरू हो जाएगा, तो यानी कि ये पैराबोला बनता है। तो अगर हम इस केस में कर्व को देखें तो बच्चों आपको कर्व क्या आएगी, आप देखो ध्यान से, 16 इंटू एक्स माइनस 1 आएगी। इस कर्व को मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं, उससे मतलब 4a इंटू एक्स माइनस एच, तो मेरा a 4a 16 है, a 4 आ जाएगा और h 1 आ जाएगा, आ गया ना। तो अगर हम इस केस में एक सुंदर सा पैराबोला बनाना चाहे तो बन जाएगा। इसका वर्टेक्स कहाँ है बच्चे, 1 पे, तो आइए इसको थोड़ा सा मैं एक देखो, अगर ये मेरे को स्केच करने देगा तो ये ऐसे, तो थोड़ा सा, so this is how the parabola would be looking like। वो 0 0 से शुरू नहीं होके आगे चला जाएगा, और अगर h नेगेटिव आ जाता तो ये पीछे से शुरू हो जाता। तो ये जो कर्व है ये है 1,0 और अब फिर बात वही आ गई, इसने रूट लगा दिया। अब रूट लगाने का मतलब मुझे नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे खाली ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, तो बस उससे हम एरिया बना देंगे। तो मुझे अब आपको समझा दिया है मैंने, तो मेरा जो कर्व होगा, जो मेरा जो कर्व बनेगा, वो कर्व बनेगा ऐसा, ओनली दिस पोर्शन 1,0, और एरिया कहां से कहां तक चाहिए इस भाई को, इस भाई को चाहिए, ये देखो 1 लेस देन x लेस देन 3, तो x1 और x3, तो x1 तो यही पॉइंट हो गया, और मान लीजिए x3 ये पॉइंट हो गया, ये तो x एक्सिस है हमारा और ये हमारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो 1,0 और ये 3 मान लेते हैं, तो ये x इक्वल टू 3, 1 तो यहीं पे है, तो एरिया जो हो जाएगा वो ये शेडेड पोर्शन हो गया, और प्रेजेंटेशन के तौर पे एक ये वर्टिकल रेक्टेंगल स्ट्रिप बना देना dx और y, तो जो एरिया आ जाएगा बच्चे लोग वो आएगा 1 से लेके 3 y dx, दैट इज 1 से लेके 3, y क्या है, y क्या बताना भाई, y की वैल्यू है 4 अंडर रूट x। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एरिया आ जाएगा, तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा 4 तो है बाहर, x माइनस 1, 1 से लेके 3 हाफ dx, तो एरिया जो आएगा वो 1 से लेके 3 4 टाइम्स, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, x माइनस 1 हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 आ जाएगा, और ये जाएगा 1 से लेके 3 तक, तो 4x माइनस 1 से लेके 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो 4 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब लिमिट डालिए, तो 3 माइनस 1 से लेके 3/2 माइनस 1 माइनस 1 से लेके 3/2, तो 0 ही हो गया, तो 8/3 2⁻3/2, ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट इसलिए लिख देते हैं, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये, ठीक है। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया, तो इसी तरह कर्व्स आएंगे, हम स्केचिंग की बात करते रहेंगे। देखिए साहब, एक और कर्व आ गई, वन मोर कर्व हैज कम, व्हाट इज दिस कर्व, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वैसे बहुत अच्छी कर्व है। मैथ्स में कई लोग तो ये अंडा लेके आते हैं, पर अंडा पूरा सर्कल नहीं होता, वो इलेप्टिकल होता है, ये सर्कल आ गया। हमको इंटीग्रेशन यूज करते हुए आज आपको डिराइव करना है एरिया। हमने बचपन में पढ़ा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। आज वो सर्कल सामने आ गई है, उसका एरिया डिराइव करने का टाइम आ गया। तो आइए हम लोग इस कर्व का देखें।
यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इसमें सर्कल भी नहीं दिया ना, लेकिन हमें पता है इक्वेशन सर्कल बनती है। तो अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये मेरी प्यारी सी सर्कल बन जाएगी। बन गई है सर्कल। इसको हम कहीं भी घुमा उमा के ले आते हैं। चलिए इसको यहाँ रख लेता हूँ बाद में। ये चलो ये सर्कल का एरिया है ये इक्वेशन। अब ये जो सर्कल है इसके अलावा दो एक्सिस बना दी, एक्स और वाई एक्सिस बना, और इस सर्कल का एक रेडियस नामक चीज होती है, तो वो आर हो गया, यानी कि आर कमा 0, और इधर अगर मैं लूं तो 0 कमा आर। ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये मैं सी ले लेता हूं जो कि 0 0 पे है, और ये इसका रेडियस हो गया दोनों तरफ। अब आप देखो इसका एरिया निकालना है। सर्कल में एक चीज है कि वो चारों क्वाड्रेंट्स इक्वल होते हैं। पूरा सर्कल है, ये सेमी सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये देखो 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो ये पार्ट जो है ये 1/4 में डिवाइड करेगा। अब मुझे इसे सर्कल का एरिया निकालना है, तो ये मेरी कर्व है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि भाई इतना जो पोर्शन है उसको पहले निकाल दूं। ऐसा तो एरिया ऑफ सर्कल तो ये पूरा ही होगा ऑब्वियसली। जो ये कर्व है इसका एरिया ये पूरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस पोर्शन जो वर्टिकल एक स्ट्रिप ले लेते हैं दिखाने के लिए। देखो वर्टिकल स्ट्रिप ऐसी होगी कि भाई हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली dx और y। तो हम क्या करते हैं, ऐसी एक स्ट्रिप लेके इतने का एरिया निकाल लेते हैं। ये जो पोर्शन है ना, देखो b से a जहां मेरा हाथ जा रहा है, इतने का एरिया मैं निकाल लेता हूं, और उसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं। 4 टाइम्स क्यों करूंगा, क्योंकि जो पहले क्वाड्रेंट का एरिया है वो चारों तरफ सेम होगा। तो आइए इसको हम थ्योरेटिकली लिखते हैं। जो रिक्वायर्ड एरिया है, see the required area is what is equal to shaded portion। ठीक है जी, shaded portion हो गया। required area is equal to shaded portion। ठीक, और वो क्या है, 4 टाइम्स 0 से लेके r। अब आप देखो ये एक लाइन बन गई ना, r इक्वल टू 0, x इक्वल टू r। तो जब हम x एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो x इक्वल टू एक लाइन 0 हो गई इधर। इस कर्व के लिए देखो एक ये लाइन, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 इधर है और एक ये है। तो 0 से लेके r मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, और उसका 4 टाइम्स क्यों किया, चारों सेम है, y dx। एकदम ठीक हो गया आपका एरिया। तो 0 से लेके 4 y dx आ जाएगा। अब आप बात समझिए क्या है एग्जैक्टली y। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बराबर r स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज बराबर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y इज बराबर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये जो एरिया आ रहा है, यानी कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया, वो 0 से लेके r और अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx आ रहा है। ये भाई, अब इसका इंटीग्रेशन वो स्पेशल फॉर्मूले से हमें करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे, वो आएगा एरिया आएगा 4 टाइम्स इसका एरिया, इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। इसका डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यानी कि साइन इनवर्स x बाई a, और 0 से लेके r तक ये इंटीग्रेट कर। So now what are we going to get? A is equal to 4, upper limit x को r रखो, r by 2 root of r square minus r square plus a square by 2 sin inverse, ये सॉरी मैंने a ही लगा दिया, r होगा sin inverse r by r
ये हमारा अपर लिमिट हो गया, x की जगह r डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए माइनस लोअर लिमिट में 0/2 आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/r। तो ये तो सब कुछ जीरो ही होता दिख रहा है। a इज इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स r/2 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस 0 आ जाएगा इधर, क्योंकि ये भी 0 है और ये साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है। तो a इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन π/2, 1 की जगह तो हम π/2 लिखेंगे, a स्क्वायर बाई 2, ये a स्क्वायर कहां से आ रहा है बार बार, सॉरी ये r स्क्वायर, a तो है r स्क्वायर बाई 2, दिस इज r स्क्वायर a, तो a इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, कट गया, एरिया आ गया πr स्क्वायर। आज हमने डिराइव कर लिया कि πr स्क्वायर जो भी स्क्वायर यूनिट्स, ये सर्कल का एरिया होता है, आप भी जानते थे, मैं भी जानता था, आज इसको डिराइव भी कर लिया। से एक और क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज अ प्योर एप्लीकेशन, वो आप अपने आप कर लेना, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन एंड सी दैट केसेस दिए हुए हैं, बट वी विल डिस्कस जस्ट वन एंड गो। दिस इज एन एलिप्स, ये आपने पढ़ा होगा एलिप्स है। तो ये जो हमको यहाँ इंटीग्रेट या करना है कॉन्सेप्ट वही है, पर हाँ अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि आपके पास इन दो कर्व्स के तो डिलीट हो गए, सिंगल। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। तो 3 का ए जो है वो है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस कर्व को जरा बना लेते हैं। जब इस कर्व को मैं कर रहा हूं a ग्रेटर देन b का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा है, जो कि ये कर्व, बस और कोई मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल ऐसे बनेगा a, 0 और 0, और ये हमारा y है। तो ये आपका कर्व है। तो जो शेडेड रीजन है एरिया तो ये पूरा ही आएगा, एरिया तो वैसे ही आएगा पूरा जो अभी तक आ रहा है ना, एरिया तो हमारा एज इट इज ये पूरा शेडेड है, इसका एरिया निकालना है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड। बट व्हाट अगेन आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इतना ही पोर्शन लेके इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये देखो अगर आप लाइन, तो ये ऐसे लाइन जा रही है x इक्वल टू a, तो एक्स स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर इज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो y आएगा वो आएगा b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं ऐसे याद आएगा। This is what this is going to be, है ना y। और हमको इंटीग्रेट जो करना है, हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं ये वाली, ये y हो गया, ये आप रीजन भी लिख देना, मैंने पिछले में नहीं लिखा, आप लिख देना, मैं इसमें पूरा ही लिख दूंगा आपके लिए। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो है शेडेड रीजन, एकदम ठीक हो गया, रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन। नाउ सिंस all the 4 quadrants of
ellipse are symmetrical, we can find area for one quadrant. And multiply by 4 times. And multiply by 4. So एरिया जो है that is 4 times 0 से लेके a along x axis y dx. So area will be 4 times y क्या है b by a 0 से लेके a under root a square minus x square dx. ये आएगा. तो एरिया जो आ जाएगा वो आएगा 4b by a आ जाएगा और 0 से लेके a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. एरिया आ जाएगा 4ba. एरिया ऑफ एलिप्स का भी फॉर्मूला होता है जो अब डिराइव होने वाला है x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by और ये जाएगा 0 से लेके. तो एरिया जो आएगा बेटा वो आएगा 4b by a. अपर लिमिट डाल रहे हैं a by 2. अब a ही है r नहीं है, पिछली बार a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स a by a. ये तो हमने अपर लिमिट डाल दी. पुटिंग x इक्वल टू ये ऊपर वाली लिमिट्स हमने पुट कर दी और इसमें हम माइनस कर देते हैं तो अपर लिमिट हो गया माइनस 0 जब डालेंगे तो 0 by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो 0 into something 0 प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स 0 by a. तो साइन इनवर्स 0 by a जो होता है वो क्या होगा 0 ही होगा. तो एरिया आ गया 4b by a by 2 into 0 प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स 1 एंड माइनस सब कुछ 0 है. तो एरिया आ गया 4b by a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स ये हमने लिख दिया साइन पाई. तो एरिया आ गया a से a कट गया 2ba into पाई बाई 2. तो एरिया आ गया पाई ab. ये एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला है और एलिप्स सर्कल का बन जाता है जब a और b इक्वल है. तो इसी फॉर्मूले में आपको पता है क्या आ जाएगा पाई a स्क्वायर जब a. So this is how we derive the area of ellipse. So that's it for today, students, and in subsequent lectures we'll go ahead and do the problems related to area. So today we just discussed about the basic. Don't forget to like and subscribe the channel. We'll keep you updated. Very soon the date sheets and all are coming. Most likely the exams are getting postponed for CBSE. That is the news in the air. There are news that even the exams may be held on time or as per the schedule like February and March. But I feel little chances. So let's hope and wait. Last time the date sheet was out by this time. So since the date sheet has not come, the further delay is adding that the exams will definitely get postponed. So that's my view, right? So you can do that. And in case you have any doubts or queries, you can know or call us at this numbers, right? So that is it for today's class, and we'll continue with the next class of area where we'll have problems related to more complicated curves, right? That's it. Thank you. Good night.